बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज जो डेली 15 MCQs सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उस हवाले से आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से ठीक है क्वेश्चन नंबर 45 तक इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज के हवाले से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ योर वॉच। इसमें दैट को अंडरलाइन किया हुआ है। आपने बताना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट आज आप ये याद रखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हवाले से। यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख रहा हूँ। ठीक है, ईटा में स्पेशली इस किस्म के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि दैट जो है ये प्रोनाउन है भी या नहीं है। बिल्कुल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये किसी नाउन जो वॉच है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है। अब जिस प्रोनाउन के थ्रू हम इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इस केस में है दैट इज़ योर वॉच, हम इशारा कर रहे हैं वॉच की तरफ कि वो आपकी घड़ी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेसिकली इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं, दिस ये सिंगुलर नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट ये सिंगुलर दूर की चीज़ के लिए, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, दीज नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए और दोज यूज़ होता है दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, बस सेंटेंस में इस्तेमाल से हमें पता चलेगा इनके। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हो, दैट इज योर वॉच इशारा किया जा रहा हो, दिस इज माई पेन, दोज आर योर बुक्स। ठीक है, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो दैट, दीज वगैरह ये अल्फाज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट वॉच इज वेरी ब्यूटिफुल। अब पिछले क्वेश्चन में हम एक घड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जो है अमूमन, ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमन ये नाउन के साथ लगता है। ठीक है, नाउन के मानों में इजाफा कर रहा है। अब अगर ये सेंटेंस सिंपली इस तरह होता, वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से वॉच की बात हो रही है। तो दैट वॉच, तो उससे क्लियर हो गया कि ये वॉच के मानों में इजाफा कर रहा है कि वो वाली घड़ी। तो यहाँ पे दैट क्या है? यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो देखें, दैट इज, ये जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर वॉच। अब यहाँ पे दैट क्या है? इसमें सिंपली इशारा हो रहा है घड़ी की तरफ, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट वॉच, अब यहाँ पे देखिए ये वॉच से बिल्कुल पहले लगा, तो दैट वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दैट क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोज आर पीचेस ऑफ स्वात। अब यहाँ पे बताएं कि इसमें क्या इशारा नहीं हो रहा किसकी तरफ? पीचेस ऑफ स्वात की तरफ। जी बिल्कुल इशारा हो रहा है। तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब वही, दोज पीचेस आर नॉट माइन, वो वाले जो पीचेस हैं वो मेरे नहीं हैं। तो यहाँ पे दोज अब क्या है? देखे फौरन नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन के मानों में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश के आज मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान करवाई है। आपने करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप नेट से भी कर सकते हैं या कोई आपके पास सोर्स है,
कोई किताब है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ईटा के हवाले से ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स के हवाले से है। अब मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया था कि हम पहले कुछ वीडियोस में बेसिक मैथ्स ही की बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक अरिथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फिर नहीं कर सकते। तो आज एक सिंपल इक्वेशन है। तो पहले तो वो इक्वेशन जिसमें ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड ए बी सी, इस किस्म के जो वो होते हैं। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है 3x² + 5, गौर से सुनिएगा, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है। अब 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। 5 हर जगह पे 5 ही जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x है, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल लफ्ज वेरिएशन से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। तो इसको, इस किस्म के अल्फाज जो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जो वेरिएबल के ऊपर इस किस्म के डिजिट्स लिखे होते हैं 2 3 वगैरह, इनको हम कहते हैं पावर, या इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह जो वेरिएबल के साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट डिजिट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। बस ये आप अपने नोट्स बनाते जाएं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं काइंडली इनको लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बताने का ये मकसद क्या था कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास इक्वेशंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इक्वेशन उस किस्म के इक्वेशंस को कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2 = -7। यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं गिवन, तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर क्या है? 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो पावर 1 है। तो जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है, तमाम वेरिएबल्स की एक इक्वेशन में, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो चले अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। अब इक्वेशन हम जब भी सॉल्व करते हैं, आसान तरीका इसका क्या है कि इक्वल के इस साइड पे या इस साइड, किसी एक साइड पे आप वेरिएबल्स इकट्ठे कर लें और दूसरे साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पे 3x मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल लगा हुआ है x, +2 उस साइड पे जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, तो -7 पहले से है, -2। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर है किसके? -7 -2। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। अब साइन सेम हो तो ये जमा होता है, साइन वही रहता है, -9। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -9 डिवाइड बाय 3। इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 ज़र 9, नेगेटिव पहले से है, -3 आंसर है, ठीक है, -3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अब वेरिएबल, इस इक्वेशन में पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि x 2 दफा लिखा हुआ है तो 2 वेरिएबल्स हैं। नहीं, वेरिएबल एक ही है। अगर इसमें y आ जाता फिर 2 वेरिएबल होते। तो अब वेरिएबल्स हम एक साइड पे करते हैं, 5x इधर ही, यहाँ पे +2 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। अब प्लस साइन जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2x इक्वल का साइन आ गया, +7 पहले से मौजूद है, ये -2 कांस्टेंट है, उस साइड पे लेके जाना है, उस साइड पे जाके ये +2 हो जाएगा। अब 5 - 2 तो 3x हो गया, इक्वल 7 + 2 9। अगेन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x = 9/3। तो 9 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x + 3 = 7। आसान सा क्वेश्चन है, खुद हल करने की कोशिश करें। तो इसमें x करेक्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। 2x + 3 = 7, बहुत आसान सवाल है।
अब 2x मैंने इधर ही छोड़ दिया, इक्वल का साइन डाल दिया, यहाँ पे +3 है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स 7 - 3 4। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 2। तो x इक्वल टू 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, वो इस किस्म के सवाल में बहुत उनके लिए मुश्किल होती है। ठीक है, ये पीएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है 2/3x + 4 = 8। तो 2/3x मैंने वैसे ही लिख दिया, +4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 - 4। अब 2/3x = 8 - 4, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x को मैंने अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पे देखें 3 जो है ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, सिंपली अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो बस आप ये वाली जो टर्म है 2/3 इसको उल्टा करके लिखें, 3/2 कर दें। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, x इक्वल 3 2 ज़ार 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। अब कुछ साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब कल हमने बात की थी बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, ठीक है, सिज्मोलॉजी, डिफरेंट किस्म के जो स्टडीज़ हैं उनके नाम सीखने की हमने कोशिश की थी। आज हम मज़ीद जो है ना बायोलॉजी में देखते हैं। लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इन डैश मेन किंगडम्स। जो लिविंग थिंग्स है उनको बेसिकली कितने किंगडम्स में हम डिवाइड करते हैं, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। कौन कौन से हैं, एनिमल्स, ये पहला किंगडम है। अच्छा, किंगडम के आगे फिर डिफरेंट क्लासेस होते हैं, फिर उनके फाइलम्स होते हैं, ठीक है, उस डिटेल में हम आराम आराम से चलते जाएंगे। तो एनिमल्स सबसे पहला किंगडम है। दूसरा किंगडम प्लांट्स, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा एल्गी, और पांचवा फंजाई। ठीक है, बस ये आपको याद होने चाहिए। अगर नाम याद नहीं भी रख सकते तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि कितने मेन किंगडम्स में हम लिविंग थिंग्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे जिस तरह एनिमल्स हैं ये फिर इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिस तरह वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है, फिश आते हैं, ये सब अलग अलग क्लासेस और फाइलम वगैरह हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी आते हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, तो वो आराम आराम से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जो बुनियादी ब्लॉक है, समझे, बुनियादी ईंट जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट उसका यूनिट है, वो क्या है, वो सेल है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऐसे लिविंग थिंग्स भी हैं जो एक ही सेल से बने हुए हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स भी हैं जो मिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं, बिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, वो भी फिर हम वक्त के साथ देखते जाएंगे। अब जो टिश्यूज हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, जो सेम किस्म के सेल्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं, वो मिल के फिर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसी तरह टिश्यू से आगे जो है ना फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से पूरा का पूरा बॉडी बनता है। वो आराम आराम से हम करते जाएंगे। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया क्या है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल सेल से बना हुआ है, या मल्टी सेलुलर ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो बैक्टीरिया याद रखिएगा यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना होता है। इसको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स उनको कहते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वगैरह ये भी बताते जाएंगे। आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना होता है।
सेल के अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, आपने नाम सुने हुए भी होंगे, ठीक है, जिस तरह गोल्जी बॉडीज होते हैं, इसी तरह उनके डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर प्रोटीन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर ही काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जिनमें होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और जिनमें नहीं होती उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा जनरल नॉलेज को देख लेते हैं। अब जनरल नॉलेज में यहाँ पे ज़रा अटेंशन चाहिए, गौर से सुनिएगा प्लीज़। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये तकरीबन 0.5 स्क्वायर माइल के करीब है, मतलब 1 स्क्वायर मील से भी छोटा मुल्क है ये, ठीक है, वेटिकन सिटी। दूसरा छोटा मुल्क सबसे कौन सा है, वो मोनाको है। तीसरा कौन सा है, वो नाउरो है। तो पहला तो आपने सीख ही लिया, अब हो सकता है पेपर में आपसे सेकंड पूछ लिया जाए, तो सेकंड भी पता होना चाहिए आपको, मोनाको। इसी तरह थर्ड जो है नाउरो। ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, आपने शायद पहली दफ़ा नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे हो आप लोग में से काफ़ी लोग, तो ये आपने याद रखना है। तो बस स्मॉलेस्ट का तो पता होना ही चाहिए कि वो क्या है, वेटिकन सिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क। अब अगर मैं यहाँ पे रफ सा एक मैप बनाऊं दुनिया का, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे ये अफ्रीका आ गया, यहाँ पे साथ में एशिया और यूरोप ये चल रहे हैं, मिडल ईस्ट वगैरह, ठीक है, इधर ही चाइना वगैरह भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो अब आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है, आपको स्क्रीन शायद नजर ना आ रहा हो, आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा इसके सॉरी एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है, ठीक है, रशिया बहुत बड़ा है। रशिया के बाद दूसरा नंबर किसका है, यहाँ पे अगर देखें तो ये नीचे यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, अमेरिका जिसको हम कहते हैं, ये कनाडा है इसके ऊपर। तो दूसरा नंबर किसका है रकबे के लिहाज से, वो कनाडा का है। तीसरा नंबर किसका है, वो यहाँ पे देखें तो इसी रशिया के नीचे मंगोलिया और उसके नीचे चाइना, ठीक है। तो चाइना का नंबर कौन सा है, तीसरा। और चौथा नंबर किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो देखें रशिया, उसके बिल्कुल ही सामने कनाडा दूसरे नंबर पे, फिर यहाँ पे चाइना, और चाइना के बिल्कुल सामने यूनाइटेड स्टेट्स, ये कौन सा नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो पहला तो पता होना ही चाहिए, दूसरा भी आपने सीख लिया। देखिए एक ही एमसीक्यूज के अंदर आप सारे सीख रहे हैं, तो मैंने ये तरतीब में लिखे हुए हैं, रशिया, कनाडा, चाइना और यूएसए, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला क्वेश्चन बड़े गौर से सुने, सवाल तो एक ही है लेकिन इसमें आपके 5-6 एमसीक्यूज कवर होंगे। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है, जिसकी वो मुल्क जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वो है चाइना। चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे पाकिस्तान। तो एक तो आपने ये सीख लिया कि चाइना, इंडिया, यूएसए ये टॉप 3 है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया और पाकिस्तान ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो देखें अगर ये पूछा जाए आपसे कि आबादी के लिहाज से कौन सा इस्लामी मुल्क जो है उसकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से कौन सा नंबर है, तो पाकिस्तान का 5वां नंबर है, लेकिन मुसलमान ममालिक में इसका नंबर क्या है, इसका दूसरा नंबर है। तो देखिए एक ही सवाल से कितने एमसीक्यूज आपके कवर हो गए, तो आपने इन चीज़ों को काइंडली नोट डाउन करते जाना है। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जो पिछली 2 वीडियोस हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 15 और 15 से 30 तक हमने कवर किए हैं वो भी देख सकते हैं। और
ये जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं इनका मैं पीडीएफ फाइल बना के, ठीक है, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूं, तो ये भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।